हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफी अच्छे तरीके से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। जैसा कि हमारा ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स चल रहा था, इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स कवर अप कर लिए। हमारा इंडिया भी कंप्लीट हो चुका है। हमने फिजिकल ज्योग्राफी में भी हमारा पूरा जो भी एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक प्रोसेस था, एटमॉस्फेयर था, हाइड्रोस्फेयर था, साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको पूरा पढ़ाया था, सारा का सारा हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। लास्ट एक चैप्टर बचता है जो कि सैटेलाइट इमेजरीज एंड टोपोग्राफिकल मैप, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है। और यहाँ से भी हमारे पास ज़्यादा नहीं, टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ से टोटल एक आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देन एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा हमें यहाँ से एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, 1 मार्क्स एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, और कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या फिर मैच ऑफ द कॉलम्स जो हमारा सेक्शन होता है वहाँ पे इसमें से हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो इन्हीं 8 मार्क्स को हम लोग आज कवर करेंगे हमने आज की वीडियो में, क्योंकि एमसीक्यू में जो भी टॉपिक आता है वो हम लोग इन डिटेल देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है इस चैप्टर से जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट रिपीट होता है हर साल, यानी कि 1 साल के गैप पे यहाँ से वो क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हो तो वो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन हो जाता है इसमें, यानी कि 2024 में जो एग्जाम आप देने वाले हो कौन सा क्वेश्चन वहां पे रिपीट होगा। फिलहाल बहुत हो गई हमारी बात है, हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, यानी कि टॉपिक पर। इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, आप कॉपी कलम निकालिए और उसके ऊपर हेडिंग लगाइए जियोग्राफी क्रैश कोर्स डे 14, और नीचे हेडिंग लगाइए सैटेलाइट इमेजरीज एंड टोपोग्राफिकल मैप। जब हम लोग यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कर लिया इतना काम, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखो चीजें सैटेलाइट इमेजरी, जो कि काफी ज्यादा अंडरस्टूडेबल टॉपिक है, कि आप इजिली उस टॉपिक का नाम सब पढ़ के ही समझ जाते हो कि चीज होना क्या है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, जो इंसान की जो अंदर की जो चाहत थी, यानी कि जो एक क्यूरियोसिटी थी ये जानने की, कि भाई आखिर आसमान से जमीन हमारा किस तरीके का दिखता है, आसमान से या आसमान के जब हम पहुंचेंगे बाहर, या स्पेस हो गया, वहां से हमारा अर्थ किस तरीके से दिखाई देता है। तो इसी चीज को जानने का जो क्यूरियोसिटी है, इसी चीज को जानने की वजह कर ये जितना भी क्यूरियोसिटी इंसान के अंदर पे आ रहा था, उसकी वजह कर ही जाकर के यहाँ सैटेलाइट का आविष्कार हो पाया था, यानी कि सैटेलाइट को फिर लोगों ने बनाया था। क्योंकि सबसे पहले तो सोचना ही पड़ता है किसी चीज के लिए, तो ये सोच यहाँ से ही शुरू हुई थी। बट स्टार्टिंग में सैटेलाइट का कोई कंसेप्ट नहीं था। स्टार्टिंग पे लोगों ने अपने ये जो बैलून देखा होगा, जिसको हम लोग हॉट एयर बैलून भी कहते हैं ना, तो हॉट एयर जो बैलून है उसमें यहाँ पर फायर लगा करके, यहाँ पर इसमें कैमरा फिट करके, हमारा कैमरा इस बैलून पे फिट करके ऊपर भेजा जाता था, और उनसे हमें तस्वीर खींचते थे लोग। या फिर एरोप्लेन्स हो गया, उनमें कैमरा लगा करके ऊपर भेजा जाता था, और जो तस्वीर हमें मिलती थी वो हम चेक किया करते थे। बट वो जो भी तस्वीरें थी वो आसमान के ऊपर तो नहीं जा पा रहे थे, वो तो बादल तक या बादल के ऊपर है, वहां से, यानी कि एग्जैक्ट जो हमें इमेज चाहिए थी वो नहीं मिल पा रहे थे। फिलहाल ये जो इमेज हम खींच पा रहे थे, जो भी बैलून पे लगा रहे थे, जो भी एरोप्लेन के ऊपर लगा के हम खींच रहे थे, उन्हीं इमेजेस को हम कहते हैं एरियल टोपोग्राफी, है ना। वो फोटोग्राफी हमने लिख दिया है, बट यहाँ पे वो एरियल, हाँ एरियल फोटोग्राफी होगा, ठीक है, एरियल फोटोग्राफी, फोटोस वहां से खींच रहे तो उनको हम कहते हैं एरियल फोटोग्राफी। एक चीज बताना भूल गया, इतना ही टॉपिक से जो आपको इस चैप्टर में कवर अप करना है, आप चाहे उसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके, होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया एरियल फोटोग्राफी क्या है। सेम इस तरीके से अब आता है सैटेलाइट इमेजेस, बट यहाँ से हमें वो क्लियर इमेजेस नहीं मिल पाई जैसा कि हम चाह रहे थे। तभी यहाँ पे कंसेप्ट आया सैटेलाइट का, सैटेलाइट को बनाया गया, देन उसे हमने स्पेस में भेजा, वहां से जो इमेजेस हमें मिलती है। अब जो भी इमेज हमें सैटेलाइट से मिलेगी तो जाहिर से बात है उसी इमेज को हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट इमेज बोलेंगे, शॉर्ट में बोले तो SI। ओके, तो सैटेलाइट हम उसी को बोलेंगे, सैटेलाइट इमेजरी, जो कि सैटेलाइट से मिलती है। अब सैटेलाइट्स पे क्या होता है कि यहाँ पर अच्छा खासा रिमोट सेंसर हमारे पास होता है, यानी कि सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है बहुत सारे, जो कि कैमरा पे लगाए जाते हैं, जिससे जो सैटेलाइट है वो काफी अच्छे से चीजों को सेंस करके काफी अच्छे से उन्हें एक जगह पे समेट करके एक अच्छा इमेज भेजता है, जिससे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल पाती है। तो ये तो हो गया छोटा सा चीज। उसकी बात का ही टॉपिक है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैटेलाइट इमेजेस, यानी कि इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो सबसे पहला चीज जो मैंने आपको बताया, इसकी खासियत क्या है ना, कि 23x23, जैसे कि 23x23 सेंटीमीटर का अगर हम एक पीस लेते हैं, ये बेसिकली स्क्वायर होगा, क्योंकि हाइट लेंथ आपका बराबर है। मान लो इस तरीके का अगर 23x23 सेंटीमीटर का एक पेपर है, एक स्क्वायर पेपर है, तो इसमें वो एक काफी अच्छे से काफी बड़े इंफॉर्मेशन को समेट करके पूरा एक इमेज इस छोटे से पिक्चर में भेज सकता है, जिसको देख करके काफी चीजें स्टडी की जा सकती है। ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है,
ओके, होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। अब चाहे तो इनको आहिस्ता आहिस्ता लिखे जैसा मैं बता रहा हूँ, या फिर नोट्स में ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीजें, नोट्स आपको ऑलरेडी मिल गई हैं। और देखो, जिनको नहीं मिल पाया था, जिन्होंने मुझे अभी मेल किया, 1-2 दिन पहले मेल किया, मैंने देखा है, बट मैं उसका रिस्पॉन्स अभी नहीं कर पाया हूँ कुछ रीजंस की वजह कर। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, जिनको भी नहीं मिला है उनको भी मिल जाएगा। कल तक ही मैं उनको मेल यहाँ पर जो भी नोट्स है वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा समय दे मुझे भी, आपको मिलेगा, जो मैंने कहा है तो आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। वो बिल्कुल दे दूंगा कल तक, मेरा वादा है। मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कल तक आपको नोट्स, जिनको नहीं मिला उनको मिल जाएगा, जिनको मिल गए वो पढ़े। और क्या करना है, उनको रखना तो है नहीं सजा के, फ्रेम तो करना नहीं है, पढ़ना है उसको, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी हमारे ये हो जाता है सैटेलाइट का कि इनका 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो भी एरिया है, ठीक है, 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो भी एरिया होगा उसको वो उस छोटे से इमेज में समेट करके आपको भेज सकते हैं, जिससे आपको उस एरिया का, अगर पहाड़ है तो पहाड़ का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नदी के बारे में, समंदर के बारे में, जंगलात के बारे में, जानवरों के बारे में सारी इमेजेस मिलेंगी। ये तो सिर्फ हम अपना अर्थ का बात कर रहे हैं, बट आपको ये पता है कि आजकल सैटेलाइट का यूज चांद का फोटो खींचने के लिए किया जा रहा है, मंगल ग्रह पर भी सैटेलाइट उतारे गए हैं, ताकि वहां से जो इमेजेस है उनसे हम काफी अच्छे तरीके से स्टडी कर पाए। तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो फोटोज हमें मिल रहे हैं ये काफी ज्यादा हाई डेफिनेशन, यानी कि काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के पिक्चर्स, इनमें छोटे से हिस्से में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। ये एक चीज हो गया। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ेंगे इसके इंफॉर्मेशन पे, तो देखिए कुछ पॉइंट्स हमने लिख के रखे हैं आपके लिए, जिसमें हमें जानकारी लेना है। तीसरा चीज तो ये है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है। सैटेलाइट इमेजेस में सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमारे डिजिटल फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हमें स्टडी करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। अगर आपको कोई भी सैटेलाइट इमेजेस मिलता है तो आप उसको ऐसे ही देख करके सिर्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसका डिमेरिट भी बोल लो या फिर एडवांटेज बोल लो, वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सुविधाएं मौजूद है, ओके। ये चीज हो गया। इसके अलावा बट इसमें ये है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेते हो, मान लो कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे चांद पर अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिलता है, तो उसको अगर मैं सिर्फ एक को फोकस करके सही से उसका हाइट और वेट अगर दिखाना चाहूँ कि इतना चौड़ाई है कितना लंबाई है, तो वो चीज हम सैटेलाइट इमेज में नहीं दिखा सकते हैं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये तरह का इसका डिमेरिट भी हो जाता है, ठीक है। और अगर एक और डिमेरिट की अगर हम बात करें तो वो है कि ये काफी ज्यादा महंगा है, काफी ज्यादा कॉस्टली है सर्वे, अगर हम इसका यूज करते हैं तो। क्योंकि अगर हम एक सैटेलाइट को यहाँ से लॉन्च करना चाहें तो आप भी समझ सकते हो, सैटेलाइट को बनाना फिर उसको लॉन्च करना कितना ज्यादा हमें पैसा खर्च होता है। तो ये काफी, ऐसा नहीं कि कोई भी कर सकता है, इसके लिए बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे इंडिया में इसरो है, इंडियन का पूरा फुल फॉर्म अगर आप चाहे तो, चाहना है कि आपको इसका पूरा फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसरो का पूरा नाम क्या है, ठीक है। देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है इसके बारे में। तो ये इसरो हमारे इंडिया में अमेरिका की तरफ से नासा है, इसी तरह से जापान में शायद नाट नहीं, और छोड़ो जापान का याद नहीं, फिलहाल इतना ही 2 याद है। इसके सारी कंट्रीज में अपना अपना कुछ ऐसा है जिन्होंने स्पेस अपना सैटेलाइट भेज रखा है, और बहुत सारे कंट्रीज ने एक स्पेस स्टेशन भी बना रखा है स्पेस में, ठीक है। ये सारी चीजें काम करती हैं इस तरीके से, ओके। सो होप सो कि यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हैं। इसके बाद जो चीजें वो थोड़ा आसान चीजें वो आता है हमारा यहाँ पर टोपोग्राफिकल मैप। तीसरे नंबर बात है, 4th नंबर पॉइंट। देखो टोपोग्राफिकल मैप में क्या होता है कि यहाँ पर कन्वेंशनल सिंबल्स यूज किए जाते हैं। जो भी नॉर्मल हमें मैप मिलता है, अगर आप नॉर्मल कोई मैप अगर हम खरीद के लाएंगे, इंडिया का मैप खरीद के ले आओ या वर्ल्ड का मैप खरीद के ले आओ, तो उसमें आपको दिखेगा कि ब्लू रंग का ऐसे लाइन गया हुआ है, जिससे हमें देख के समझ में आता है कि भाई अच्छा ये रिवर की बात कर रहा है, यहाँ पर रिवर है या फिर पानी है, रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, ओशन हो सकता है। ये सारी चीजें वहाँ पे इस तरीके की ब्लू कलर से दिखाई जाती है। ग्रीन कलर का बहुत सारा यूज किया जाता है, इस तरीके से खड़ा रहता है, तो वो हमारा होता है बेसिकली सिंपल, हमारा वो ट्री दिखाया जाता है या फॉरेस्ट एरिया दिखाया जाता है। इस तरीके से अलग अलग कन्वेंशनल सिंबल्स बनाए गए हैं जिसको यूज करके मैप बनाया जाता है, तो उस मैप को हम कहते हैं टोपोग्राफिकल मैप। बस इतना ही समझ लेना आपके लिए बहुत है, ठीक है। इसी को हम लोग सिंपल कहते हैं टोपोग्राफिकल मैप, जिसमें हर एक चीज के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ आपको याद रखना है, 2 चीजें मैंने आपको बता दी, इसके अलावा 1-2 चीजें और जो आपको याद रखना होगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में स्क्रीन पे दिखाएंगे, वो दिखेगा, उसको नोट डाउन कीजिएगा, बस उतना याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में वहां से ही MCQs पूछे जाते हैं, मोर देन इनफ है वो आपके लिए, ठीक है, ओके। अब यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल ऑन टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप के लिए एक चीज मैंने सबको बताया था कि इसमें जो हम लोग सैटेलाइट इमेज में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो डिजिटल होता है, उसको समझने के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत है। बट यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपका स्टोर है टोपोग्राफिकल मैप में, इसके लिए किसी भी तरह के कंप्यूटर का आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कन्वेंशनल सिंबल है, तो बस आपको सिंबल की जानकारी होनी चाहिए, आप वो मैप आसानी से स्टडी कर पाओगे
कि मैप में क्या चीज कहाँ पर है। बट इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्केल यूज करें, जैसे कि एक होता है बाय स्टेटमेंट। ठीक है, बाय स्टेटमेंट में हम क्या कहते हैं, जैसे कि अगर 1 लिखा है, 1 इज इक्वल टू होता है माइल, मतलब अगर मुझे इस 1 माइल, पूरा माइल को अगर मुझे मैप में दिखाना तो मैं सिंपली एक जगह पे लिखूंगा 1। ठीक है, और अगर मान लो कहीं पे 1 सेंटीमीटर लिखा है टोपोग्राफिकल मैप में, इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर। तो अगर मुझे 1 किलोमीटर डिस्टेंस दिखाना है टोपोग्राफिकल मैप में, तो मैं उसके लिए 1 सेंटीमीटर जगह का यूज करूंगा। 1 सेंटीमीटर हमारा ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट कर देगा 1 किलोमीटर को। तो अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देता हूं टोपोग्राफिकल मैप में, तो इस रिप्रेजेंटेशन को मैं बोलूंगा बाय स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो गया सिंपल। दूसरा हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। देखो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे नाम में आपको समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन तो होगा, तो दो चीजें यहाँ पर आएगी आपके पास, एक आएगा न्यूमरेटर आएगा, दूसरा हमारा बाबू आएगा डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो हमारे पास है, डिनोमिनेटर स्पेलिंग शायद गलत है, माफ कर देना, हो जाएगा, दिमाग थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। ओके, सो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर हो गया। ओके, तो न्यूमरेटर जो हमारा है, तो देखिए हम लोग कहाँ थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। तो न्यूमरेटर में मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर हमारे पास होता है और डिस्टेंस ऑफ मैप, जो भी हमारा मैप का डिस्टेंस होता है उसको हम दिखाते हैं न्यूमरेटर में, और नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर इसमें हम दिखाते हैं डिस्टेंस ऑफ अर्थ, यानी कि हमारा जमीन का। तो जब भी हमारे पास जो भी मैप का डिस्टेंस है, मैप का दूरी है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं जमीन का जो एक्चुअल दूरी है, या फिर जो एक्चुअल हमारा यहाँ पर डिस्टेंस है, उसको हम जब भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ओके, बट इसमें न्यूमरेटर जो हमारा है वो हमेशा 1 होता है, और डिनोमिनेटर हम लोग यहाँ पर 50,000 भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ले लो 1 बाई इसको 10,000 कर दो। ठीक है, ये फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो सकता है, ऑप्शन अपने एमसीक्यू से अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसमें ऑप्शंस ऐसे रहते हैं 1 इंटू 50,000 या फिर 50,000 इंटू 1 करके, इस तरीके से होते हैं, और भी ऑप्शन सजाए हुए रहते हैं आपके लिए। ठीक, तो आपको बस एक चीज ध्यान देना, अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात कर रही है तो न्यूमरेटर का जो भी सीन होने वाला, न्यूमरेटर हमेशा होगा यहाँ पर 1। तो अगर 1:2 करके लिखा है तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। बट अगर बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में, यानी कि 1 बाद में, तो वो आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का तरीका ही नहीं है रिप्रेजेंट करने का। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, होप सो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कुछ नोट करना आप कर सकते हैं, मैं रुकता हूँ थोड़ा देर। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से तालमेल बनाए रखें, ताकि जो भी चीजें मैं आपको बताऊं वो चीजें आप सब पढ़ते जाए, मुझे समझ में आता रहे कि हाँ आप थोड़ी सी चीजें पढ़ रहे हैं, साथ साथ चीजों को लिख रहे हैं। ओके, तो ग्राफिकल स्केल, फिलहाल इसमें कुछ ज्यादा जानने की है नहीं, क्योंकि ये ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ ज्यादा सवाल भी हमारे नहीं बनते। तो फिलहाल के लिए मैं ये पॉइंट हमारे स्किप कर रहा हूँ, बस इतना याद रखना है। 3 आदमी है जिससे हम लोग टोपोग्राफिकल मैप जो भी स्केल हम लोग यूज करते हैं वो 3 टाइप्स का है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जिसमें 2 के बारे में जान लिया है, उतना ही जानना हमारे लिए जरूरी है, उसके अलावा और हमें जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो इसके बाद आता है यूज ऑफ सैटेलाइट इमेज। अब ये क्या बताने की बात है, क्या यूज होता है, जाहिर सी बात है क्या यूज करेंगे, मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होते हैं, तो इससे काफी ज्यादा स्टडी करने में हमारे पास हेल्प मिलती है। बहुत सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं, हम दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। अपना तो प्लैनेट है ही, उसको छोड़कर दूसरे बारे में स्टडी करता है कि वहां पता चले इनकेस कभी कुछ हुआ यहाँ तो वहां चले जाएंगे, है कि नहीं। जाना हुआ नहीं हुआ पता नहीं, बट सोच तो सकते हैं, सोचना जरूरी है सबसे पहले। ये चीजें इंपॉर्टेंस ऑफ सैटेलाइट इमेज की भी हम बात किए तो वही है, इसको जो सैटेलाइट इमेज होता है इसे हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 23x23 सेंटीमीटर के पेपर पे एक छोटा सा, इतना छोटा सा इमेज में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देता है, जिससे आप पूरा एक मान लो जैसे 30,000 मैंने आपको बताया अनुमान कि 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो भी एरिया होगा उस पूरा इंफॉर्मेशन को वो इस छोटे से फोटो में समा सकता है। और इन्फॉर्मेशन सारा डिजिटल फॉर्म में है, तो हम जब उसको रीड करेंगे कंप्यूटर से तो हमें उस एरिया की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, फॉरेस्ट के बारे में, रिवर्स के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, मिट्टी कैसी है, काली भूरी जैसे भी सब पता चलेगा, फर्टाइल है कि नहीं, इनफर्टाइल है, या जो भी चीजें हैं वहाँ कहीं पहले खेती हुई थी नहीं हुई, सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहां से मिलती है, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, यूज सैटेलाइट मैंने आपको जो बताया अभी सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। होप सो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद एक ही छोटा सा टॉपिक बचता है जो आप रीड कर लोगे, उसमें मैं अपना एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, क्योंकि हमने टॉपिक कवर कर लिया। देखो, एक तो हमने सैटेलाइट इमेजेस पढ़ लिया, दूसरा हमने टोपोग्राफिकल मैप पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पर
हमारे पास डिफरेंस आता है सैटेलाइट इमेजेस एंड टोपोग्राफिकल मैप का। डिफरेंस आप क्वेश्चन लिख लो, डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन सैटेलाइट इमेजेस एंड टोपोग्राफिकल मैप। जो चीजें मैंने आपको बताई है उन चीजों को अंडरस्टैंड करके आप इसका डिफरेंस लिखो, ठीक है। और लिख करके एटलीस्ट 2 डिफरेंस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपने क्या डिफरेंस लिखा है। ऐसे ऑलरेडी वो नोट्स में, बट फिर भी जो चीजें मैंने आपको समझाई है उस समझ के बुनियाद बना करके आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखना है और उस डिफरेंस को आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इसलिए कर रहा हूँ कमेंट करने, क्योंकि अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके डिफरेंस लिखते हो और उसको अगर आप कमेंट भी कर देते हो तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको वो लिखना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ऐसे भी लाइफ टाइम आपके लिए वो याद रहेगा, तो आपके नॉलेज में वो एक चीज़ ऐड हो जाएगा। सो फिलहाल यहाँ पर हम लोग लेक्चर अपना एंड करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। अब इतना कवर अप करके जाइए, आपका 8 मार्क्स यहाँ से ही कवर अप हो जाएगा, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। सो आज के दिन हमारा ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे हमने 15 डेज का टारगेट लिया था, सो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो 15 डेज हमारा जो 15वां दिन है उस पर मैं कल वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उसमें मैं वो चीज़ें बताऊँगा, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपको ध्यान रखना है इस पूरे क्रैश कोर्स में जो हमने पढ़ रखा है। तो उस पूरे क्रैश को आपने अगर पढ़ लिया है, कोई अगर पढ़ने वाले हैं, तो जो भी चीज़ हमने पढ़ा है उसमें से भी हम कितने अच्छे तरीके से खुद के लिए बना सकते हैं, वो चीज़ें हम समझेंगे अपनी कल के वीडियो में, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और कुछ बातें होने वाली है मैप पॉइंटिंग के बारे में कल के दिन। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं जो भी आपको बता दिया गया है। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे चैनल पे माध्यमिक बोर्ड से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो फिलहाल मैं यहीं पे लेता हूँ अलविदा। इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट।